नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञानधारा में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो थी उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर हमने अगली क्लास में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट वो कितने टाइप के होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमने देखे थे 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, बाई सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए आज की क्लास में हम अगला टॉपिक जो कि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्नर थ्योरी के बारे में समझते हैं। 1893 में साइंटिस्ट वर्नर ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो थे उनको समझाने की कोशिश की। वर्नर ने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं वो मेनली 2 टाइप की वैलेंसी रखते हैं। फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड जो वैलेंसी होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस हिसाब से हर एक कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें 2 टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होती है। एक वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और दूसरे टाइप की जो वैलेंसी होती है जिस सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं वो अनआयनाइजेबल होती है, जो कि आयनाइज नहीं होती। तो देखते हैं हम इसके बारे में। दिस थ्योरी इज गिवन बाय वर्नर इन 1893। साइंटिस्ट वर्नर ने इस थ्योरी को 1893 में डेवलप किया था। यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये जो थ्योरी साइंटिस्ट वर्नर ने 1893 में डेवलप की थी ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही डेवलप कर दी गई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमें पता है जे थॉमसन ने 1896 में की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसमें जो सेंटर मेटल आयन होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो हमेशा 2 टाइप की वैलेंसी से घिरा रहता है। According to Werner theory, center metal ion CMI जिसको हम कहते हैं is associated with 2 type of valency in coordination compound. First type valency is called primary valency और second type की जो valency होती है जिसे हम कहते हैं secondary valency। तो ये दोनों टाइप की वैलेंसी कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। चलिए देखते हैं हम प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वर्नर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू वर्नर द प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंटर मेटल आयन। कहने का मतलब ये है कि वर्नर ने कहा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेंटर मेटल आयन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी ही एसोसिएट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओनली सेटिस्फाई बाय द एनायनिक स्पीसीज। ये बता रहा है कि जो सेंटर मेटल आयन होता है उसकी प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनायनिक मींस नेगेटिव चार्ज के द्वारा ही सेटिस्फाई होती है। अगला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है। कहने का मतलब जो प्राथमिक संयोजकता होती है कॉम्प्लेक्स के सेंटर मेटल आयन की वो अदिशात्मक गुण वाली होती है। ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में हम वीवीटी थ्योरी में अच्छे से पढ़ते हैं। हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स जितनी ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक रखता है वो उतनी ही ज्यादा एक दूसरे से ऑर्बिटल उसके ओवरलैपिंग कर लेते हैं और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो नॉन डायरेक्शनल होती है। कहने का मतलब ये जो होती है वो वीक टाइप का बॉन्ड फॉर्म करेगी क्योंकि इसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है, ये अदिशात्मक गुण रखती है इसलिए। अगला पॉइंट देखते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वो उस कॉम्प्लेक्स के शेप को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो शेप होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कभी भी प्राइमरी वैलेंसी पर डिपेंड नहीं करती। आगे हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है वो मेनली डिपेंड करती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी का उसके ज्योमेट्री पे उसके शेप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी का कि इस प्राइमरी वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं टूटी हुई इस तरीके की डॉटेड लाइन से। दिस प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इस तरीके से हम डॉटेड लाइन जो होती है उससे प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेंगे उसमें इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे।
तो यहां तक कंप्लीट होता है अपना प्राइमरी वैलेंसी। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। जो साइंटिस्ट वर्नर थे उन्होंने 1893 में इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये थ्योरी जो थी वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से 3 साल पहले ही डेवलप कर दी गई थी। इसने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें सेंटर मेटल आयन होता है, वो 2 टाइप की वैलेंसी रखता है। फर्स्ट ये प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड ये सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी में हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो सेंटर मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और जो अगला पॉइंट इसमें हमने देखा था कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है मेनली ओनली सेटिस्फाई होती है किससे, एनायनिक स्पीशीज से। ये अनआयनाइजेबल होती है, सॉरी ये आयनाइजेबल होती है। कहने का मतलब ये जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए एटम इजीली क्या होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स से टूट के अलग हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है आयनाइजेबल होती है। अगला पॉइंट हमने देखा था कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है। कहने का मतलब ये अदिशात्मक गुण रखती है और ये शेप में किसी भी प्रकार के एसोसिएटेड विद द नॉट एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप को किसी भी प्रकार से निर्धारित नहीं करती या उसमें इसकी कोई भी भागीदारी नहीं होती है। एंड लास्ट पॉइंट हमने देखा कि प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर हम बात करेंगे आगे सेकेंडरी वैलेंसी की। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। वर्णन ने जो बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। सेकेंडरी वैलेंसी इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल आयन। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उस कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन नंबर को निर्धारित करती है। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक सेंटर मेटल जो होता है वो सराउंडिंग कितने लिगेंड से घिरा हुआ है। तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आगे हम सीखेंगे किस तरीके से इनको निकाला जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय द कैटायन, एनायनिक एंड न्यूट्रल स्पीशीज। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैटायन, एनायन या न्यूट्रल स्पीशीज किसी भी टाइप की स्पीशीज से सेटिस्फाई हो सकती है। जबकि अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी ओनली ऑन एनायनिक स्पीशीज के द्वारा ही सेटिस्फाई होती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो होती है नॉन आयनाइजेबल होती है। ये किसी भी प्रकार से आयनाइज नहीं होती, नहीं तोड़ी जा सकती है। इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहने का मीन सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से ही ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो काफी स्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये जो होते हैं वो नॉन आयनाइजेबल होते हैं। अगला ये जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, कहने का मतलब इनमें दिशात्मक गुण होता है। और अभी हमने बात की थी जितना ज्यादा दिशात्मक गुण होता है कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी रखने वाले जो होते हैं उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से ये आयनित नहीं हो पाते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं। अगला पॉइंट की हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। यहां पे इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति को निर्धारित करती है। हम आगे देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ स्क्वायर प्लेनर्स होते हैं, कुछ ट्राइगोनल पिरामिडल होते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। तो वो जो ज्योमेट्री होती है वो मेनली डिपेंड किस पे करती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ उसकी सेकेंडरी वैलेंसी पे। प्राइमरी वैलेंसी का उसकी ज्योमेट्री पे कोई भी रोल नहीं होता है। अगला पॉइंट की बात करें हम, सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम इस तरीके से सॉलिड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के। प्राइमरी वैलेंसी में हमने क्या पढ़ा था, सेंटर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है।
वो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है। अगली बात हमने की थी वो आयनाइजेबल होती है प्राइमरी वैलेंसी। फिर हमने बात किया था कि जो होती है वो ओनली एनायनिक स्पीसीज के द्वारा ही सेटिस्फाई होती है। और लास्ट पॉइंट हमने देखा था कि उसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने बात की है कि ये अनआयनाइजेबल होती है। फिर ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक रखती है। अगला पॉइंट हमने देखा था कि इन्हें हम डॉटेड लाइन की जगह किससे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। इनमें से कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। अगली बात करते हैं हम, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कोबाल्ट से 3 Cl जुड़े हुए हैं और 6 NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है। इस जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसकी सिंपल फॉर्म है। इसको अगर हम कोऑर्डिनेशन फॉर्म में लिखे तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये जो है वो क्या है, सेंटर मेटल। CO जो दिख रहा है आपको कोबाल्ट वो है सेंटर मेटल। और इसमें जो जुड़े हुए हैं ये 6 नंबर क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। और लिगेंड के फॉर्म में यहाँ पे NH3 जुड़ा हुआ है। और ये आयोनिक स्फीयर कहलाता है। इस जो ब्रैकेट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ उसको हम कहते हैं आयोनिक स्फीयर। अलग से हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस आयोनिक स्फीयर में यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़े हुए 3। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को अगर यहाँ से ये आयनाइज हम करते हैं तो हमें पता है 3 क्लोरीन जुड़े हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3+। तो इसी को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। हमें पता है हमारे पास क्या है, सेंटर मेटल है CO। तो सेंटर मेटल को हम यहाँ पे सेंटर में लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, एक बार मैं हटा देता हूँ आपको क्लियरली समझाते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे कि 6 इससे क्या जुड़े हुए, लिगेंड जुड़े हुए। और जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जुड़े होते हैं वो हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी रखते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो बॉक्स है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समन्वय मंडल। और इसके अंदर 6 ये क्या जुड़े हुए हैं, NH3। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं NH3 6, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ गया यहाँ पे NH3। देखिए ये जो NH3 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में थे तो हमने ये सेकेंडरी वैलेंसी रखते हैं, इसलिए हमने इसको सॉलिड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि ये NH3 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से इसके साथ जुड़े हुए हैं, सेंटर मेटल आयन के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे कि Cl प्रेजेंट है। और ये Cl क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ है। और कल की क्लास में भी हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ है वो इजीली आयनाइज हो सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे हमने इसको तोड़ के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा रहता है। इसलिए हम यहाँ पे 3 Cl हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो 3 Cl को हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स जो था, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें यहाँ जो है वो सेंटर मेटल आयन है। इसके बाद ये सॉलिड लाइन से जो जुड़े हुए वो है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड्स होते हैं। और यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से जुड़े हुए वो है प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए Cl। अब यहाँ पे इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, इसकी ज्योमेट्री डिपेंड करेगी सेकेंडरी वैलेंसी पे। प्राइमरी वैलेंसी में उसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा। ये बना दिया 6 की वजह से ये क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में बात करेंगे हम इसके आगे की जो थ्योरी है उसकी। थैंक यू सो मच।